नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर स्वागत है। इसके पहले हमने वर्णमाला में प्रश्न के आधार पर वर्गीकरण जो व्यंजनों का होता है उसमें बाह्य भेद को हमने बताया है। आज हम बताएंगे आंतरिक भेद के विषय में। तो आंतरिक भेद के विषय में आप जान लीजिए, व्यंजनों का उच्चारण जो है आंतरिक भेद के आधार पर, इस आंतरिक को आभ्यंतरिक भी कह सकते हैं, आभ्यंतर। तो इसको हम चार भागों में बांटते हैं। एक तो ओष्ठ के आधार पर, किसके आधार पर? ओष्ठ। ओष्ठ माने ओंठ, ओंठ के आधार पर। अब दूसरा है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। और तीसरा है मुख विवर, मुख विवर। विवर का मतलब होता है खुलना, तो मुख के खुलने के आधार पर। और चौथा है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर ये चार भेद किया गया। तो पहले हम चलते हैं ओठ के आधार पर। ओठ के आधार पर हम इसको तीन भागों में पुनः बांटते हैं, क्योंकि हमारे ओठ का जो साइज है वो बदलता रहता है उच्चारण के आधार पे। तो इससे पहला तो जो आकार बनता है वो वृत्तमुखी होता है, वृत्तमुखी। ये है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब वृत्ताकार, आप लोग जो है गणित में पढ़े होंगे, वृत्त बनाना, त्रिभुज बनाना, तो वृत्त के आकार का। जब आपके ओठ का जो है आकार कैसा हो जाए, ऐसे वृत्त की तरह गोला हो जाए। और अवृत्तमुखी, दूसरा भेद है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी इसका मतलब है कि आपका जो ये ओठ है, देख रहे हैं, ये एकदम ऐसे ही रहे। और उसके बाद उदासीन। उदासीन का मतलब है आपका ओठ कोई हरकत न करे, एकदम उदासीन रहे। तो वृत्तमुखी में जब हम ओठ का वृत्ताकार बनेगा तो उसमें उच्चारण किसका होगा? आप गौर करिए, आप देखिए, ऊ का और बड़ा ऊ का। उसके बाद ओ का भी उच्चारण करेंगे तो आपका ओठ गोला हो जाएगा। आओ का भी उच्चारण करेंगे तब पर भी आपका ओठ, तो ऊ ओ आओ, ये आपका ओठ जो है क्या हो रहा है? गोला हो रहा है। अवृत्तमुखी में आपका जब उच्चारण ई का करते हैं और उसके बाद ए आई का भी करते हैं, ठीक है, तो ये जो है अवृत्तमुखी में आएगा। और आ का भी उच्चारण, ये आ, और ये जो अंग्रेजी का आगत स्वर है आ। उदासीन में ये तीसरा वर्ग है उदासीन, माने इसमें ओठ एकदम उदासीन रहेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, उसमें उदासीन रहेगा। उसमें मात्र अ का उच्चारण होता है। अ का उच्चारण करते समय हमारा ओठ पूरी तरह से क्या होता है? उदासीन रहता है। तो ये जो है जिह्वा ओष्ठ के आधार पे हमने भेद किया, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक भेद ये है। अब दूसरा, आप देखिए जिह्वा यहाँ है, तो जिह्वा के लिए चलते हैं। इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। इसमें एक है पहला अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य, और तीसरा है पश्च स्वर। अब देखिए, अगर हम एक तस्वीर बनाएं यहाँ पर, एक मान लीजिए तस्वीर बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ से जीभ शुरू होता है ऐसे। तो ये जीभ का जो ये दांत के पास जीभ होता है, ओठ के पास, ये जो है ये पश्च है। ये क्या है? पश्च है। और यहाँ से इसको जो है जीभ का अगला भाग कहते हैं। अगला भाग ये अग्र है, इसको अ मान लीजिए। और ये जो बीच का वाला मूर्धा की जगह पे है, ये जो है मध्य है। तो अब देखिए, जब यहाँ पे उच्चारण किसका होगा? माने जीभ अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ जो है उच्चारण आपका ई और बड़ी ई का होगा, ए का होगा, ऐ का होगा। और पश्च स्वर ये क्या है?
ये पश्च स्वर। पश्च स्वर माने होता है आगे। तो जब जीभ आगे, जब यहाँ से हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ से उच्चारण किसका होगा? ऊ का होगा, ओ का होगा, औ का होगा और आ का भी होगा, आ का होगा। और मध्य स्वर, ये मध्य स्वर में सिर्फ आ आएगा। मध्य स्वर में क्या आएगा? मध्य स्वर में सिर्फ आ आएगा। और बाकी जितना है, ये 4 जो है इसमें है और ये जो है इसमें है। देखिए एक आगत स्वर भी है, अंग्रेजी से आया हुआ, इसको भी काउंट कर लीजिए। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये जो पश्च स्वर है, यहाँ से चूँकि यहाँ दंत है और ओष्ठ है, इसलिए ऊ और ओ औ यहाँ से हो रहा है। ई और ए, चूँकि ए तो कंठ की जगह पे है, कंठ तालु है, तो ई और ए यहाँ से हो रहा है, अ बीच में है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है मुख विवर के आधार पर बताएंगे कि मुख विवर के आधार पर व्यंजन के भेद। अब देखिए मुख विवर के आधार पर, ये है मुख विवर। मुख विवर, तो इसको भी हम जो है 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? एक होता है विवृत। क्या होता है? विवृत। दूसरा होता है अर्धविवृत। क्या हो जाएगा? अर्धविवृत। विवृत का मतलब होता है पूरा तरफ खुला। और फिर उसके बाद होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत। और फिर उसके बाद अंतिम भेद है संवृत। माने विवृत लेके, यहाँ विवृत लेके संवृत। तो विवृत का मतलब होता है बिल्कुल खुला। क्या होता है? बिल्कुल, मैं लिख दे रहा हूँ, खुला। मुंह एकदम अगर खुल जाए तो विवृत हो गया। अब इसमें अर्धविवृत माने कुछ खुला, इसमें मुंह खुला रहेगा लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं रहेगा। अर्धसंवृत माने हो, संवृत का मतलब होता है बिल्कुल सकरा। बिल्कुल सकरा, सकरा माने बंद टाइप का, सकरा ज़्यादा न खुले। अब कुछ सकरा, कुछ सकरा माने होता है थोड़ा सा खुला हुआ। तो ये 4 कंडीशन होता है मुख विवर के आधार पर, ये 4 कंडीशन होता है। अब देखिए बिल्कुल खुला में मात्र एक स्वर आता है, उसका नाम है आ। और कुछ खुला में आएगा, आओ आएगा। और उसके बाद आपका ये आ जाएगा, ये आगत वाला, और अ भी आ जाएगा। कुछ सकरा में ए और ओ आएगा मात्र। अब बिल्कुल सकरा में आप जब ई या बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं तो मुंह ज़्यादा नहीं खुलता। ई ऊ। इसमें अब आ जब आप कहेंगे तो देखिए, आ कहेंगे तो आपका मुंह जैसे है, मान लीजिए ये, तो एकदम खुल गया, एकदम खुल गया। और संवृत में जब आपका मुंह जो है ये थोड़ा सा खुलेगा, ये देखिए। तो ये है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। अब इसके बाद जो है, अब आ जाइए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये बचता है, तो इसमें जो है उच्चारण स्थान में आप लिख लीजिए। पहला है कंठ। पहला क्या है? कंठ। कंठ में क वर्ग आएगा। क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। उसके बाद स्वर में अ और आ, ये जो है अविसर्ग अ और है, इतने जो है क वर्ग में आते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग, आ, अह और है। अह, देखो इसमें लास्ट में है, वही है, यहाँ भी है। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे तालु। ये जान लीजिए पूरे विश्व में सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। अब आप अभी वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं, अब इसकी ताकत समझिए। ताल में आ जाएगा च वर्ग। क्या आएगा? च वर्ग। उसके बाद स्वर में ई आएगा और उसके बाद यह आएगा और ये तालव्य श भी इसी में आएगा, यह और तालव्य श। अब उसके बाद देखिए मूर्धा आएगा। क्या आएगा?
मूर्धा, मूर्धा में ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ ढ, ट वर्ग माने ट ठ ड ढ ढ, और उसके बाद री आएगा, ये स्वर है। ये मैं यहाँ कालम स्वर का लेके चल रहा हूँ, देखिए यहाँ ईश्वर का कालम है री, और इसके बाद यहाँ र आएगा, अब मूर्धा स आएगा। अब उसके बाद फिर देखिए दंत आ जा रहा है, दंत, दंत में त वर्ग है, त थ द ध न, और उसके बाद देखिए य र, यहाँ ल आ जाएगा और यहाँ दंत स आ जाएगा, ठीक है। तो ये है दंत में। उसके बाद देखिए यहाँ पर दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ है, क्या आएगा, ओष्ठ, ओष्ठ में प वर्ग आएगा, माने प फ ब भ म, प वर्ग आएगा। उसके बाद उ आएगा, एक छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये देखिए हमने बताया ना कि स्वर का कालम मैं लेके चल रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ जो है मैं इसलिए गैप दिया, एक संस्कृत में चलता था लरी, ये स्वर था लरी, लिख दे रहा हूँ, संस्कृत में चलता है। और अब यहाँ देखिए व आएगा। अब देखिए आप, ये तो था कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ। अब इसमें एक क्रम भी बन रहा है, ये देखिए इसका य र ल व, य र एक क्रम से आ गया। और यहाँ देखिए श ख श है ऊपर चला गया है कंठ में। तो अब याद करने का भी एक सटीक तरीका है, श ख श है, य र ल व। तो ये जो है मूर्धा स है, इसको कुछ लोग जो है ख की तरह उच्चारण करते हैं इसका, तो मूर्धा स है वास्तव में। और उसके बाद देखिए, इसके बाद ओष्ठ के बाद कंठ तालु आएगा, क्या आएगा, कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब होता है इसमें कंठ और ताल दो मिलते हैं, तो कौन क्या बनता है, कंठ तालु, ए ऐ। हमने पिछले वीडियो में बताया था ए बनता किससे है, मैंने बता दिया था, ए जो है अ और ई के संयोग से बनता है। अब अ क्या है, अ कंठ है, और ई क्या है, ई तालु है। ये अभी हमने बताया, ई किस में आता है, ताल में आता है। अ किस में आता है, कंठ में आता है। तो कंठ और ताल के संयोग से क्या बना है, ए, तो ए किस में आएगा, कंठ ताल में। उसके बाद देखिए कंठ ओष्ठ है, कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ में ओ और औ आता है, ओ और औ आता है। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था ओ किससे बनता है, ओ जो है अ और ऊ। अब देखिए अ क्या है, अ कंठ है, देखो अ कंठ है, और ऊ क्या है, ऊ ओष्ठ है। ऊ कहाँ है, यहाँ ओष्ठ है, तो इसी से कंठ ओष्ठ, तो कंठोष्ठ में क्या हो गया, ओ आ गया। उसके बाद एक और बचता है, उसका नाम है दंतोष्ठ, माने दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, वह है वह देखिए वह यहाँ ओष्ठ की श्रेणी में भी आया है, और अगर दंतोष्ठ के श्रेणी में भी इसको रखा गया है, क्योंकि वह का उच्चारण करते समय दांत और ओष्ठ दोनों आता है। तो हमें लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जय हिंद।